नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 में हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.1 और उसमें आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। 3 में प्रश्न में क्या दे रखा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने और विधि कौन सी लगानी है हमको? अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी है। तो पहला प्रश्न देखते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 1, 12, 15 और 21 इनके अभाज्य गुणनखंड करने और फिर इनसे अपने एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार निकालेंगे, आपको पता ही है। 12 में पहले 2 का भाग करना है, क्या आएगा? फिर 2 का भाग करना है, 3 आएगा, फिर 3 का भाग करना है, 1 आएगा। ऐसे 15 के करने हैं। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? 3 का भाग आएगा पहले, 3 5 15, फिर 5 एकम 5। ऐसे 21 के करने हैं। 21 में 3 का भाग करोगे 7 बार, फिर 7 का 7 एकम 7। तो 15 के आएंगे 3 गुणा 5 और 21 के आएंगे 3 गुणा 7। अब सबसे पहले हम इसमें एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ में देखिए कॉमन फैक्टर होते हैं, कॉमन गुणनखंड होते हैं। तो इसमें देखिए 3 है और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो 3 जो है वो तीनों लाइन के अंदर है। तो कॉमन फैक्टर जो है, कॉमन गुणनखंड जो है वो क्या है? 3 है। तो एचसीएफ क्या होगा? 3 होगा। अब एलसीएम, एलसीएम देखिए जो कॉमन है तो उसकी अधिकतम घात लेंगे। अगर कॉमन नहीं है तो सारी संख्या लेंगे। इसमें देखो 2 बार है और कहीं 2 है नहीं है, तो 2 बार 2 तो आएगा। अगर इस लाइन में 2 3 बार होता तो गुणा 2 तो 3 बार वाला रखते, 2 बार वाला नहीं रखते, यानी कि अधिकतम घात रखनी है। तो इसमें आएगा 2 गुणा 2। फिर देखो 3 इसमें है, इसमें है, इसमें, तीनों में है, 3 भी आएगा। 5 इसमें और इसमें है, कॉमन है तो एक ही बार लिखना है। मतलब तीनों में कॉमन नहीं है, परंतु 2 में भी कॉमन है तो भी 5 एक ही बार आएगा। ऐसा नहीं कि इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो आप 2 बार 5 नहीं लिखोगे यहाँ पर, ये ध्यान रखना। तो ये आ जाएंगे, इनका गुणा कर दो। 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। एलसीएम इसका है 60 और एचसीएफ कितना है? 3। देखिए ये जो संख्याएं हैं, ये संख्या, इन सब में एचसीएफ का तो भाग जाता है, यानी कि एचसीएफ के पहाड़े में ही आएगी। ये 3 के पहाड़े में 12 आता है, 3 के पहाड़े में 15 आता है, 3 के पहाड़े में 21 आता है। तो सॉरी, यहाँ पर 5 नहीं है, 7 है। अभी मैं सोच रहा हूँ कट कैसे आया। यहाँ पर क्या आएगा? 7 आएगा। 7 ही 21। तो एक 5 इसमें है, अब इसमें एक 7 है, तो इसमें 7 लिखना है। तो इनका गुणा था यहाँ तक, तो 60 बड़ा गुणा अपना, और ये गुणा 7। तो 7 छिके 42, 420। अब 420 के अंदर ये सारी संख्याएं जाएगी, यानी कि 420 में 12 का भाग भी जाएगा, 15 का भी जाएगा और 21 का भाग भी जाएगा। तो ये इसमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की विधि है। अब नेक्स्ट प्रश्न में भी अभाज्य गुणनखंड करने और फिर उनके एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने। तो देखिए इसमें संख्याएं क्या दे रखी है अपने को? संख्या दे रखी है, एक तो 17, 23 और 29। तो देखिए 17 भी अभाज्य है, 23 भी अभाज्य है और 29 भी अभाज्य है। तो गुणनखंड तो इनकी सबकी यही आएंगी। और जब कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो तो गुणा में अपने इसमें क्या लगा देंगे? 1 लगाकर उसको ही एचसीएफ मान लेंगे। जब कभी भी गुणनखंड कॉमन नहीं आएंगे तो कॉमन 1 मानेंगे अपने, एचसीएफ। एचसीएफ कितना आएगा? 1, क्योंकि 1 अपने हमने इसमें लगा दिया। अब एलसीएम क्या आएगा इसका? एलसीएम देखो इन सब का गुणा 17, 23 और 29 का। 17, 23 और 29 का, तो इन तीनों का जब गुणा करेंगे तो वो अपना क्या आ जाएगा? एलसीएम इसमें हमें प्राप्त हो जाएगा। तो गुणा आप इसमें कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8, 9 और 25 का। 8, 9 और 25। 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3, 2 गुणा 2 गुणा 2। और 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 की घात 2 और 25 5 की घात 2। तो इसमें भी कॉमन
कुछ भी नहीं यार, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो HCF तो क्या आएगा इसका, HCF 1 आएगा। और LCM क्या आएगा, LCM ये सारे आ जाएंगे, 2 की घात 3 भी आएगा, 3 की घात 2 भी आएगा, और 5 की घात 2 भी आएगा। 3 की घात 2 8, और 2 की घात 3 8, 3 की घात 2 9, और 5 की घात 2 25। तो 25 का 8 से गुणा करो तो कितना आता है, 25 आटे 200, और इसको 9 से कर दो तो 9 दूनी 18, 1800। 1800 जो है उसका क्या है, एलसीएम है, और HCF कितना है इसका, 1 है। तो ये जो है वो अपना 3 नंबर क्वेश्चन जो है अपना कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, HCF इसका 306 और 657 का HCF कितना है, 9 है, और LCM 306 और 657 का हमको ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि A गुणा B जो है वो किसके बराबर होता है, HCF गुणा LCM के बराबर होता है। इसको A मानना है, इसको B मानना है, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणा उनके HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। तो 306 गुणा 657 बराबर आएगा, HCF कितना है 9, और LCM हमें ज्ञात करना है, तो LCM अपने मान लेते हैं x है। तो 9 गुणा में इस तरफ लेके आओ तो भाग में, x बराबर 306 गुणा 657 और भाग में 9। 9 का देखो इसमें तो भाग जा रहा है, 3 और 6 9, इसमें देखो 9 का भाग जा रहा है क्या, 6 5 11 7 18, तो इसमें भी जा रहा है। तो दोनों में से किसी भी एक संख्या में 9 का भाग कर दो, तो इसमें कर देते हैं 9 सत्ते 63, बचे कितने यहाँ पर 63, 2 बचे, 9 30 27 73। तो 306 गुणा 73, तो 3 6 18, और 3 3 9, 7 9 63, और 7 या 21, तो 4, और ये आ गया 9 6 15, 22 548, 22 548 जो है इसका क्या आ गया, LCM ज्ञात हो गया। ये अपना इसमें क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन का मल्टीप्लाई जो है वो सही होना चाहिए अपना, ये हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, बाकी तो आप मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, इसमें मिस्टेक नहीं हो। तो 22 338 आ रहा है, मल्टीप्लाई में कहीं गड़बड़ है, 22 338। तो देखिए कहीं भाग और गुणा में यहाँ तो कोई गलती हुई है। 657 में अगर भाग करते हैं तो 9 7 63, 63 2 बचे, 9 30 27, ठीक है। तो अच्छा 7 6 42 आएगा यहाँ पर, ये 9 कहाँ से बोल दिया, 7 6 42 और 7 21, तो ये 8 का 8, ये 2 और 1 3, 9 और 4 13, और एक अस्सी लिया 22 21 और 1 22, तो 22 338। तो ठीक है, इसका आएगा 22,338। तो यहाँ पर थोड़ा में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, और ये इसका आंसर है चौथे क्वेश्चन का। तो अगर HCF और LCM दिया हो, ऐसा एक बार बोर्ड में पूछा भी गया क्वेश्चन ये प्रकार का ना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से आप ध्यान रखना कि संख्याओं का HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, और संख्या कौन सी है, 306 और 657 है, इनका LCM HCF हमें दे रखा है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस तरीके से इनको हम ज्ञात कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, आपको शुरू में बताया था प्रश्नावली के कि प्राकृत संख्या जो है वो कहाँ से शुरू होती है, प्राकृत संख्या या संख्याएं, प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 इस प्रकार चलेगी, यानी कि n का जो मान है तो वो ये होगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 0 पर समाप्त होता है कि नहीं होता, यानी कि अगर 6 की घात n बराबर 1 लें तो 6 की घात क्या बनेगी 1, यानी कि 6 आएगा। n बराबर 2 लें तो क्या आएगा, 6 की घात 2 यानी कि 36 आएगा। n बराबर 3 लें तो 6 की घात 3 यानी कि 216 आएगा। इसी प्रकार n बराबर 4 लें तो 6 की घात 4, इसका भी मान हम निकाल लेंगे, परंतु लास्ट इकाई का अंक जो क्या आ रहा है, हर बार 6 ही आ रहा है। ये कह रहा है 0 पर समाप्त होने का मतलब है 0 कहाँ आए, इकाई के स्थान पर। 0 कहाँ आना चाहिए, इकाई के स्थान पर। 0 जो है वो इकाई के स्थान पर आ नहीं रहा, इकाई के स्थान पर तो क्या आ रहा है यहाँ पर 6,
तो ये 0 पर समाप्त हो सकती है? ये है 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये है 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। ये बात आप इसमें ध्यान रखना। आज की क्लास में इतना ही, बाकी क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।